श्री रविंद्रनाथ महतो, अध्यक्ष झारखंड विधानसभा। अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन में मंच पर उपस्थित राज्यसभा के माननीय उपसभापति हरिवंश जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जी माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, केंद्रीय मंत्री मेघवाल साहब और इस विधानसभा कक्ष में उपस्थित हमारे भारत देश के विभिन्न प्रांतों के तमाम पीठासीन पदाधिकारीगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषदों की सभापतिगण, उपसभापतिगण, वीरों की भूमि राजस्थान की विधानसभा में अपना अभिमत प्रदान करने के अवसर पर मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जो विषय निश्चित किया गया है, मैं समझता हूं ये विषय इस समय अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे विषय एक से बढ़कर एक है, लेकिन मेरा बाध्यता है कि आपका आदेश का पालन हो, इसलिए आज मैं विशेष करके संविधान की भावना के अनुरूप विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता विषय पर ही अपना बातों को सीमित रखने का प्रयास करूंगा। ऐसे आप सबों को जानकारी है कि भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र और सफल लोकतंत्र होने का साथ साथ एक ऐतिहासिक रूप में भी यह अत्यंत समृद्ध है। यद्यपि आज़ादी के बाद वेस्टमिनिस्टर पद्धति के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई, परंतु चाहे वह वैशाली गणराज्य हो अथवा सभा समिति व्यवस्था हो, हमारे देश के लोकतांत्रिक की जड़ें अत्यंत गहरी और व्यापक है। लोकतंत्र का मूल आधार जनता में संप्रभुता का होना और इस लिहाज से संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं में शासन के संचालन के निमित्त सबसे ज़्यादा शक्तियों का निहित होना स्वाभाविक है। सेपरेशन ऑफ द पावर के सिद्धांत को संसदीय लोकतंत्र में कड़ाई से लागू किया जाना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि सत्ता के दो मूल स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका आपस में जुड़े हुए हैं। कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधायिका पर निर्भर है एवं अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी है, परंतु ब्रिटिश संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से इतर या पृथक भारत में जो लिखित संविधान विधायिका की संप्रभुता को संविधान के माध्यम से सीमित करना है और इसी परिप्रेक्ष्य में संविधान के व्याख्या के शक्ति निहित होने के कारण न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के कार्यों की समीक्षा कर सकती है एवं उन्हें यह बता सकती है कि उनके कौन से कार्य अथवा उनके द्वारा बनाए गए कौन से कानून संविधान सम्मत है अथवा नहीं। परंतु ऐसे में न्यायपालिका की भी शक्तियां असीमित नहीं है और जो संवैधानिक सीमाएं विधायिका एवं कार्यपालिका पर लागू होती है वही सीमाएं न्यायपालिका पर भी लागू होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जैसा कि राम जबाया बनाम पंजाब राज्य मामले में कहा है, I quote it, the Indian Constitution has not indeed recognized the doctrine of the separation of powers in its absolute rigidity, but the function of the different parts of the branches of the government have been sufficiently determined, and consequently it can very well
be said that our constitution does not complete assumption by one organ or part of the state of the function that essentially belongs to another, unquote. इसी प्रकार एक अन्य न्याय निर्णय जो आसिफ हमीद बनाम जम्मू कश्मीर राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, I quote it, along with, although the doctrine of separation of power has not been recognized under the Constitution, the makers have meticulously defined the function of various organs of the state. Legislature, executive, and judiciary have to function within their own spheres demarcated under the Constitution. No organ can usurp the function assigned to another. The Constitution trusts to the judgment of this organ to function and exercise their discretion by strictly following the procedure prescribed by therein, unquote. आज जब हम इस सम्मेलन में विधायिका और न्यायपालिका के बीच की संविधान के भावना के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने के विषय पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ इस बात की भी चर्चा प्रासंगिक है कि शासन के इन स्तंभों के सामंजस्य का टूटना कोई नया घटना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के उत्तरोत्तर विकास की पृष्ठभूमि में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति होती है और आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ग्रेट ब्रिटेन में जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विकसित हो रही थी, तब 1608 में किंग जेम्स एवं जस्टिस कोक के मध्य हुए विवाद ने ही रूल्स ऑफ लॉ अथवा कानून के शासन स्थापित किया। जस्टिस कोक ने किंग जेम्स को यह बताया कि राजा की शक्तियां कानून और ईश्वर द्वारा सीमित की जा सकती है। इसी प्रकार 1801 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मरवारी बनाम मेडिसन मामला चर्चा योग्य है। राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने अपने शासन काल के अंतिम दिनों में अपने पार्टी के करीब 50 लोगों को जज एवं मजिस्ट्रेट बना दिया। जॉन एडम्स के बाद जब थॉमस जेफरसन राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स मेडिसन से उन जजों के कमीशन दिए जाने से रोक लगा दिए। तब मार्मरी जो नियुक्त किए गए जजों में से एक थे, द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लाया गया, तो चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को रोकने के लिए जुडिशियल स्टेटमैनशिप का परिचय देते हुए जुडिशियरी एक्ट के धारा 13 असंवैधानिक करार देते हुए मरवरी की याचिका खारिज कर दी। इस तरह कार्यपालिका से सीधे टकराव की स्थिति से बचते हुए भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को चीफ जस्टिस मार्शल ने सुरक्षित रखा। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हमारा गणतंत्र मात्र 18 महीने का हुआ था, तभी मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मामले में एक ऐसा स्थिति बनी जब देश की कार्यकारी संसद को न्यायपालिका के फैसले को बदलने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अवसर पर दिए गए अपने कालजयी भाषण में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, आई कोट, I have often in the course of my practice told the presiding judge in very emphatic terms that I am bound to obey his judgment, but I am not bound to respect it. That is the liberty which very lawyer brings in telling the judge that his judgment is wrong, and I am not prepared to give up that liberty, unquote. इसी तरह उत्तर प्रदेश का एक मामला 60 के दशक में केशव सिंह, जिसका जिक्र आपने भी आपके मुखार वृंद से भी कई बार हुआ, न्यायपालिका और विधायिका के बीच का विवाद अपने चरम पर पहुंच गया। तब सदन के विशेषाधिकार का व्याख्या को लेकर
विधानसभा और उच्च न्यायालय के बीच में हुआ विवाद अत्यंत ही गंभीर हो गया और हमारा समृद्ध और गौरवशाली लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब आम जनों को इसका अधिकतम लाभ तभी मिल सकता है जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका आपसी सामंजस्य से अपने कर्तव्यों और अधिकारों का निर्वहन करें। न्यायिक पूर्वालोकन के शक्ति से हमारी न्यायपालिका ने शासन व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाए हैं, जहां एक और न्यायमूर्ति पीएन भागवती एवं न्यायमूर्ति बीआर कृष्ण अय्यर जैसे न्यायाधीशों ने जनहित याचिका के माध्यम से शासन को और अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने के प्रयास किया है, वहीं विशाखा बनाम आपके इसी राज्य यानी राजस्थान में विनीत नारायण बनाम भारत संघ जैसे मामलों में अपनी उत्कृष्ट व्यवस्था देकर शासन तंत्र में गुणात्मक सुधार किए हैं। मौलिक अधिकारों की रचनात्मक व्याख्याओं के द्वारा शासन ज़्यादा से ज़्यादा लोकहितकारी बनाने का भी प्रयास न्यायपालिका ने किया है। वास्तव में संवैधानिक संस्था एक दूसरे के पूरक है। अपने अपने कार्य क्षेत्र में विभक्त होने के साथ उनका मूल दायित्व आम जनों के कल्याण है, जिसमें वास्तव में संप्रभुता निवास करती है। संसदीय लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था उस मूल समझ का निर्धारण करती है जिसके माध्यम से उस जनकल्याण के रास्ते पर इन संस्था को चलना है। इन संस्थाओं का वापसी सामंजस्य ही उस मूल उद्देश्य की ओर हम सबको ले जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की इस यात्रा में इन समस्याओं को आना अस्वाभाविक नहीं है, परंतु वापसी समझ एवं संविधान की मूल भावना में दृढ़ विश्वास से इनकी समाधान संभव है। मुझे आशा है कि ऐसे सम्मेलन के माध्यम से विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य की अवधारणा को हम और अधिक सुदृढ़ और मजबूत कर पाएंगे। इसी के साथ आप सबको विनम्र अभिवादन करते हुए अपना संक्षिप्त वक्तव्य को विराम देने के पहले मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान विधानसभा के तमाम पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को, सदन नेता को और प्रतिपक्ष नेता को, और विशेषकर राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को, जिन्होंने ऐसे ज्वलंत मुद्दा पर चर्चा करने का एक प्रशस्त और उचित प्लेटफॉर्म हम सबों को मंच प्रदान किया है। अंतिम में मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को, जिनके प्रयास और प्रेरणा से मैं आप तक पहुंचने में सफल हुआ है, मैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय राजस्थान। धन्यवाद।